मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और 12th दोनों का एक कॉमन टॉपिक है DDT। इससे पहले हमने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। आज हम डिस्कस करेंगे DDT के बारे में, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। हम आज इसमें पढ़ेंगे कि इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, साथ ही साथ इसकी निर्माण विधि, इसकी संरचना, इसके गुण, उपयोग और इसका एक हानि भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो DDT, ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका अपन सामान्य नाम। पहला पॉइंट, सामान्य नाम। सामान्य नाम में इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये DDT का फुल फॉर्म है। D से ये बन गया पूरा, एक D से ये, T से ये पूरा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, सामान्य नाम यहाँ ब्रैकेट में लिख देना DDT। ओके, देन इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम इसका क्या होगा? 2,2,20 P क्लोरोफेनिल वन ट्राइक्लोरो एथेन। इसका IUPAC नेम कैसे बना? 2,2,20 पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। इसको अभी हम लोग जब इसकी संरचना देखेंगे तब उसे समझ में आ जाएगा। इसका एक और नाम IUPAC नेम भी बना सकते हैं हम, यहाँ करके एक सिंपल सा, कि पूरा सेम रहेगा, बस एक ही चीज का फर्क है। 2,2,20 4, ठीक है, P पैरा की जगह क्या आ गया, नंबर लिख दिया 4, क्लोरो फेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। तो किस तरीके से हमने पैरा को 4 लिखा है, ये नाम कैसे आया है, अभी इसके निर्माण की संरचना पढ़ेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये दो पॉइंट हो गया हमारा, पहला सामान्य नाम और दूसरा IUPAC नाम। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं निर्माण विधि। ओके, निर्माण विधि की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसका निर्माण विधि है, इसमें इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किया था सर्वप्रथम जोडलर ने 1874 में। और हमको पता है कि जो BHC था, इससे पहले जो उन्होंने पढ़ा था, उसका निर्माण 1825 में हो गया था, 1825 में हो गया था, वो माइकल फैराडे ने किया था। जोडलर ने इसका निर्माण तो किया 1874 में, ठीक है। किस प्रकार से बनाया? उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया 1 मोल क्लोरल जिसका सूत्र होता है CHOCCl3, और लिया 2 मोल क्लोरोबेंजीन। आई होप आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र याद हो। बेंजीन बना के Cl जोड़ दिए, या फिर सूत्र के रूप में लिखना चाहे तो इसको C6H5 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। अच्छा, C6H5Cl, ठीक है, दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो थ्योरी कैसे लिखना है, ठीक है, निर्माण विधि में देन रासायनिक समीकरण को देखते हैं। ओके, थ्योरी लिखेंगे इसमें कि सर्वप्रथम जोडलर ने
1874 में 1 मोल क्लोरल और 2 मोल क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई, जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसे DDT कहते हैं। ये थ्योरी में लिखना है। ओके, और इस क्रिया को संघनन भी कहते हैं। ठीक है, संघनन क्या होता है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये थ्योरी हो जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या नोट करना है वो समझा देता हूँ। ये समझने के लिए थी चीजें, थ्योरी में कैसे लिखना है मैंने वो समझा दिया है। ये तो BHC वाला पॉइंट था, इसको यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो रासायनिक समीकरण देखिए किस प्रकार से बनता है। ये बना लिया हमने 2 क्लोरोबेंजीन, 2 मोल चाहिए क्लोरोबेंजीन, हम लोगों ने 2 क्लोरोबेंजीन बना लिए इसमें, और एक क्लोरल चाहिए। तो क्लोरल का सूत्र तो हमने देखा कि CHO होता है, तो थोड़ा चेंज करके लिखेंगे आगे पीछे करके, बस OCH लिख लिया और बाकी इसको ऐसे रख देंगे CCl3, एक बीच का बॉन्ड बना दिया इनके बीच का। ओके, तो हमको पता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन में कोने कोने पे कार्बन उपस्थित है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ वाले को छोड़ के। ठीक है, क्लोरीन पास वाले को छोड़ के हर कोने कोने पे कार्बन उपस्थित है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हम यहाँ के हाइड्रोजन को शो कर देते हैं। ठीक है, कोने कोने के हाइड्रोजन को यहाँ पास वाले को हम शो कर दिए, क्योंकि इससे हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो समझने में ज्यादा आसानी पड़ेगा। ठीक है, देन हम इसको गर्म करते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं इसकी। ऐसा करने से जो क्लोरल है उसका ऑक्सीजन और जो क्लोरोबेंजीन का एक एक हाइड्रोजन है वो संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप H2 बना के अलग हो जाएंगे। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके अंदर से जल का एक अणु या फिर अन्य कोई छोटे मोटे अणु CO2 H2 वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कह सकते हैं संघनन की प्रक्रिया भी है। तो ये H2 बाहर निकल गया तो हम यहाँ पे माइनस लिख दिए, ये हट गया। अब ये दोनों जो क्लोरोबेंजीन दिख रहा है वो सीधे इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, देन कंप्लीट होगा ये। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे Cl ये CH लिखेंगे, देन CCl3 CH और Cl3 को मैं ऐसे 3 बार लिख देता हूँ, Cl3 मतलब। ठीक है, तो ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। अब इसका दोनों नाम यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य नाम कैसे पढ़ा, 2 क्लोरो है, कोई भी चीज 2 बार होती है तो उसका हम क्लोरो डाई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे CO2 में ऑक्सीजन 2 बार रहता है इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए यहाँ पे डाई क्लोरो पढ़ते हैं अपन इसको IUPAC के अकॉर्डिंग, डाई क्लोरो। जब बेंजीन C6H6 होता है तो इसे बेंजीन पढ़ा जाता है, और C6H5 होता है तो इसे फेनिल पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये C6H5 ही है बेंजीन, तो हम बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल। यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए C6H5 है, अगर क्लोरीन यहाँ जुड़ा नहीं होता तो ये C6H6 होता। डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन यहाँ भी है तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथेन। यदि 1 कार्बन हो तो मेथेन, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं अपन। तो 2 के लिए एथेन, तो नाम पड़ गया डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, देन इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर्स देंगे अपन। तो हम कार्बन श्रृंखला चेंज कर लेते हैं, 1 और 1 2 कार्बन श्रृंखला। हमको पता है कि यहाँ भी कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो कार्बन श्रृंखला स्टार्ट है वो वापस आके ये राउंड हो जा रहा है, साइकिल बना ले रहा है। तो हमको लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए, साइकिल वाले नहीं चाहिए। तो हमारे लिए ये 2 ठो काउंट हो गया। ठीक है, ये इसको देंगे हम फर्स्ट, इसको दिए सेकंड। ठीक है,
अब सेकेंड के पास देखिए कि अलग से ही पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पहले हम सेकेंड वाले को बना लेंगे कि 2 नंबर पे ये जुड़ा है, 2 नंबर पे ये जुड़ा है, तो 2 नंबर पे जुड़ा है पहला, दूसरा भी 2 नंबर पे जुड़ा, लिख दिया। अब क्या होता है कि जो बहुतंतु लिगेंड होते हैं, जो फेनिलएलनिन होते हैं, ये यदि 2 बार होते हैं तो हम यहाँ पे डाई वर्ड यूज ही नहीं करते, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं बिस, जो आपने संकुल चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया हम लोगों ने, बिस नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी क्लियर करूँगा, जब आईपीएससी में बताऊंगा और संकुल वाले चैप्टर है तो वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। 2 to 20 और 2 बार क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, तो आ रहा है ये देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, ओके। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आर्थो मेटा पैरा, या फिर आर्थो मेटा पैरा। सेम इसमें भी आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आर्थो मेटा पैरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आर्थो मेटा पैरा, तो हम पैरा लिख सकते हैं, ओके। फिर क्लोरो तो है ही, फेनिल, यहाँ पे हम डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले 2 यहाँ यूज कर लिया है, अब 20 यूज कर लिया, 10 अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो 2 के साथ जुड़ा था वो, अब 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है वो देख लो, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, तो कौन से नंबर पे, एक नंबर पे ये भी है, एक नंबर पे ये भी है, एक नंबर पे ये भी है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा इस पर आईपीएससी नाम किस प्रकार से बना। और एक चीज यहाँ पे कि यहाँ जो पैरा है, यहाँ पे हम नंबर 4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, आप या करके इसके 2 नाम लिख लीजिएगा, जैसे आईपीएससी नाम में वहां पे नोट किया है, वहां पे पी की जगह 4 यूज कर लीजिएगा, अब बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा, तो पूरा नाम उतार लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब नंबर देंगे तो ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद से ये पहला कार्बन, अब यहाँ से भी काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही बनेगा वो, ओके। सेम इसके लिए भी 1 2 3 4 बनेगा, तो यहाँ पे पहले की जगह 4 भी यूज कर सकते हैं नंबर, ओके। तो ये हो गया इसका निर्माण विधि। और इसका जो संरचना है, नेक्स्ट जो पॉइंट इसका, ये तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट क्या, संरचना, ओके। तो संरचना में ये वाले पार्ट को हम उतार लेंगे पूरा, ये संरचना मिल जाएगा। तब यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स मत बनाइएगा और ये 1 2 मत लिखिएगा, संरचना बनाएंगे तब अलग से, ठीक है। तो ये हम चौथा पॉइंट भी हो गया, संरचना सूत्र। नेक्स्ट हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, इसके गुण क्या क्या है, देन उपयोग एंड लास्ट हानि, ओके। तो गुण की बात करते हैं, इसके आखिर गुण क्या क्या चीज है। सबसे पहला गुण कि यह सफेद रंग का पाउडर होता है, सेम बीएचसी के जैसा। मैंने बीएचसी का जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा इसका जो गलनांक है कि इसका गलनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, 109 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने जो बीएचसी का पढ़ाया था, यदि आपको याद हो कि उसका गलनांक कितना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे गलनांक, यदि आप याद है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। याद होगा तो बीएचसी का गलनांक कितना होता है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसको, साथ ही साथ बीएचसी का फुल फॉर्म भी लिख के बताएंगे, ओके। देन थर्ड कि इसका गलनांक तो लिख दिया, और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अलग प्रकार की होती है, तो इसकी अभिलाक्षणी गंध होती है अलग प्रकार से एकदम। बस ये 3 गुण हो गए इसके। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 6वां पॉइंट, उपयोग।
उपयोग यहाँ पे, हाँ ये बात समझिए यहाँ पे उपयोग में क्या, कि यहाँ एक शक्तिशाली कीटनाशी व माइटी नाशी है, मतलब कीड़ा मकोड़ों को मारने का काम आता है, छोटे मोटे कीटों को। तो लेकिन जब जोडलर ने इसको 1874 में बनाया था तब इसका यूज कीटनाशी या माइटनाशी के रूप में नहीं हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, दूसरी विश्व युद्ध में जर्मनी ने इसको कीटनाशी के रूप में यूज किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से स्टार्ट होता 1945 तक चला था, तो उस समय इसका यूज किया था कीटनाशी और माइटनाशी के रूप में, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि जब इसके उपयोग है इतना अच्छा है कि कीटनाशी को मारने काम आता है, तो इसका फिर हानि हमको क्या होता है। तो हानि को आप अच्छे से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा, मैं समझा बस दे रहा हूँ। हानि क्या होता है कि ये कीटनाशी को मारने का काम आता है। अच्छा एक पॉइंट इसमें ये भी, मच्छरों को मारने के काम भी ये आता है, मच्छरों को भगाने के लिए भी इसका छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों के बीच में व्हाइट व्हाइट पार्टों का छिड़काव होता है, जो व्हाइट पार्टों का छिड़काव होता है वो या तो डीडीटी होता है या तो बीएचसी होता है, ठीक है, दो में से एक रहता है। तो यदि हम बात करते हैं कि इसकी हानि क्या क्या है, तो ये वातावरण में ज्यादा समय तक रहता है, ठीक है, जब से छिड़काव करते हैं तो वातावरण में ज्यादा समय तक रहता है। वातावरण में ज्यादा समय तक रहने के कारण, ठीक है, ये मच्छरों को और कीटनाशी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मनुष्यों को भी और पक्षियों को भी और अन्य जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचाता है, जिस कारण यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लग चुका है, ठीक है। तो ये थे इसके हानि। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे जो वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।